हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश से कितना 25 प्रश्न देखने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर याद से हिंदी से और इंग्लिश से 50 प्रश्न रहेंगे। जो 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवीआई परीक्षा के लिए होने वाली है। समझ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का आज का महायुद्ध चलने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक इससे बने रहिएगा क्लास में। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करेंगे। यानी टॉप 50 ऑब्जेक्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश से, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वही देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि उससे पहले देख सकते हैं आप किस तरह क्वेश्चन आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन हिंदी से, एक क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, एक क्वेश्चन हिंदी से और एक इंग्लिश से। आपको हिंदी को इंग्लिश जो होगा उसका हम हिंदी भी बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि उससे पहले अपने वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बताइए आप लोग कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक संग्रह कौन सा है। ए में दिया हुआ है उत्तर प्रियदर्शी, बी में है कि पहला राजा, सी में है सत्य हरिश्चंद्र, डी में आषाढ़ का एक दिन। यानी मोहन राकेश के द्वारा रचित जो नाटक संग्रह है वो कौन सा है। तो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया है नाटक संग्रह है वो है आपका आषाढ़ का एक दिन। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। इसको आपको 100% याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से होने वाले है। देखिए, अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है। यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको लिखे कौन है। इंडियन का मतलब होता है क्या, इंडियन का मतलब होता है आपका भारतीय। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, और इस कुल मिलाकर यह हो जाता है कि आपका भारतीय सभ्यता और संस्कृति चैप्टर का नाम है। जिसको कौन लिखे है, जिसको लिखे है कौन, जिसको लिखे है महात्मा गांधी। कौन लिखे है, महात्मा गांधी जी लिखे है इसको। बाकी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं होगा, बर्ट्रैंड रसेल नहीं होगा। तो आप देखिए है कि आपको ये सब कौन लिखे थे। महात्मा गांधी को लिखे कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे है महात्मा गांधी। अब देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वो कौन से चैप्टर को लिखे है। टेप का लिखे कौन, भारत इज माई होम को। ये कौन से चैप्टर लिखा है, भारत इज माई होम को कौन लिखे है। तो ये आपका लिखे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ये लिखे है आई हैव ए ड्रीम को। कौन से चैप्टर को, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, ये सब लिखे हैं। और आपका बर्ट्रैंड रसेल है, ये कौन से चैप्टर को लिखे है, ये आपका लिखे है कौन से चैप्टर को। तो ये लिखे है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को। तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, और इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये हिंदी से है। हिंदी से जो प्रश्न है वो क्या है देखते हैं। हिंदी से प्रश्न है कि ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। ये प्रश्न आपको पता है कहाँ से है। ये आपका प्रश्न है ओ सदानीरा से। ये आपका प्रश्न ओ सदानीरा से ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। जो ओ सदानीरा जो लिखा गया है किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। ए में है कि गंगा नदी को, बी में है कि गंडक नदी को, सी में है कि यमुना नदी को, और डी में है कि महानदी को। ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो लिखा गया है कि इसको एक गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो चलिए आप देखना स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से होने वाली है। इंग्लिश से जो प्रश्न है उसका जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। 4 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है कि भारत इज माई होम, क्या है क्वेश्चन, भारत इज माई होम रिटन बाय। यानी भारत इज माई होम को कौन लिखे है। भारत इज माई होम का हिंदी होता है कि भारत मेरा घर है, इसका हिंदी होता है। और इसका रिटन बाय यानी लिखे कौन है भारत इज माई होम को। ए में दिया हुआ है कि सीगा नोया, बी में है एंटोन चेकब, सी में है कि एची बेट्स, और डी में है कि जॉन डन। यानी भारत जो है को लिखे कौन है, सीगा नोया कौन से चैप्टर को लिखे है। सीगा नोया जो है आपका ये कौन से चैप्टर को लिखे है, तो सीगा नोया लिखे है द आर्टिस्ट को। द आर्टिस्ट को कौन लिखे है, सीगा नोया। और ये आपका जो एंटोन चेकब है ये लिखे है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल को ये लिखे कौन, ये आपका लिखे है। और एंटोन चेकब और एची बेट्स लिखे है द अर्थ को। क्या लिखे है, ये लिखे है आपका द अर्थ को। एची बेट्स द अर्थ को लिखे है। बच्चे कौन, ये जॉन डन। जॉन डन कौन से चैप्टर को लिखे है, जो आपका ये जॉन डन है ये लिखे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो टू। यानी जो इसमें भारत जो है होम को कौन लिखे, तो इसको लिखे कौन, तो इसके लिखे है, इसको भारत जो है को लेकर डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत जो होम के लेखक हो जाने वाले हैं। तो चलिए इसका हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। देखिए इसको जो है भारत जो होम का लेखक क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पर देख सकते हैं कितना नंबर है, 5 नंबर प्रश्न जो हिंदी से है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है वह कौन है। तो ए में दिए हुए भगत सिंह, बी में है सुखदेव, सी में है कि राजगृह और डी में है कि चंद्रशेखर आज़ाद। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है जो है कौन, ये आपका भगत सिंह ही है। भगत सिंह इसका एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। तो अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का इंग्लिश से है। इंग्लिश से कौन सा प्रश्न, चलिए देखते हैं। इंग्लिश से प्रश्न है मिडल इंग्लिश कवर्स, यानी मिडल इंग्लिश। ये आप जानते हैं कहाँ से प्रश्न आया है। ये प्रश्न जो आपका आया है वो आया है आपका स्टोरी ऑफ ये इंग्लिश से ये प्रश्न आया हुआ है। ये आपका भी इंग्लिश का ही एक बुक होता है जहाँ से यह प्रश्न आया हुआ है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इससे है कि इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या, एक होता है मिडल इंग्लिश, एक होता है कि ओल्ड इंग्लिश और एक होता है क्या, मॉडर्न इंग्लिश। तो इसी प्रकार के इंग्लिश को बांटा गया है। तो इसमें बतानी है आपको मिडल इंग्लिश, यानी जो मिडल इंग्लिश का क्या होता है वो कितने से कितने तक बीच होता है। तो जो मिडल इंग्लिश के जो इसमें पीरियड होता है वो आपका होता है कितना से, ये आपका होता है देख सकते हैं यहाँ पे 1100 से 1149, यानी ऑप्शन नंबर सी के बीच हुए होता है। और चलिए अगला प्रश्न आपका कितना है, 7 नंबर जो प्रश्न है वो हिंदी से है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। आपको बहुत ही मज़ेदार क्लास हो रही है, आपको अच्छा भी लगता होगा क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जिस स्टूडेंट को भी इंग्लिश तो अच्छा से नहीं समझ पाती वो भी समझ रहे होंगे, एक हिंदी भी पढ़ रहे हो इंग्लिश में। तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, बताइए आप लोग। सूरदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। ए में है आदि काल के, बी में है कि भक्ति काल के, सी में है रीति काल के और डी में है कि आधुनिक काल के। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो सूरदास हिंदी साहित्य के है वो किस काल के, वह भक्ति काल के कवि है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है। 8 नंबर प्रश्न है कि द लीव्स आर फॉलिंग, ये आपका कौन से चैप्टर से है। तो ये आपका लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ये लिया गया है। और इसमें क्या है आंसर में, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाने वाली है वो है यह होगा कि द लीव्स आर फॉलिंग, यानी जो पत्ते हैं वो कैसे गिर रहे हैं। तो ए में है कि फास्ट, बी में सून, सी में गुड और डी में स्लो। कैसे गिर रहे हैं, तो जो द लीव्स आर फॉलिंग यानी पत्ते कैसे गिर रहे हैं, तो पत्ते क्या है फास्ट गिर रहा है, यानी तेज़ी से गिर रहे हैं, पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। आपका चैप्टर में ही नाम था, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 9 नंबर में है। 9 नंबर प्रश्न में क्या है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। बताइए आप लोग, थारन शब्द जो लिया गया है ये कौन से शब्द से लिया गया है, ये आपको कौन से चैप्टर से है। ये जो आपका पार्ट है वो आपका है ओ सदानीरा। ये आपको पूछा गया है कहाँ से, ओ सदानीरा से लिया गया है, ओ सदानीरा। जिसको कौन लिखे है, जिसको लिखे है जगदीश चंद्र माथुर जी, लिखे हैं। तो ए में के थल, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। ए में दिया हुआ है थल, बी में दिया हुआ है कि थार और सी में दिया हुआ है स्थल और डी में दिया हुआ है स्थान। इसका जवाब दीजिए कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो जो थारन शब्द है वह थार शब्द से लिया गया है, वह थार शब्द से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है कि अगला प्रश्न में स्वीटेस्ट लव क्या है। अगला प्रश्न में कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटेन बाई, जो आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो ये क्या है आपका, ये पोएट्री का जो है इसका चैप्टर 1 है। ये पोएट्री चैप्टर 1 है। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कौन लिखे हैं, तो ये आपको पूछा जा रहा है। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखे हैं, ए में दिया हुआ है कि जॉर्डन, बी में दिया हुआ है कि वॉल्ट विथमैन, सी में है कि वाल्टर डिलामेयर और डी में कि एंटोन चेकअप। कौन लिखे है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, जो आपका जॉन डन है ये को लिखे है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बाकी ये वॉल्ट विथमैन है, ये तो आपको लिखे कौन से चैप्टर को, वॉल्ट विथमैन लिखे है कौन से चैप्टर को, ये लिखे आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। ये आपको लिखे गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपको एक क्वेश्चन से डबल क्वेश्चन याद हो रही है, आपको अच्छी बात है, तो आपको पढ़ते चलिए। और आपका देखिए वाल्टर डिलामेयर जो है, वाल्टर डिलामेयर जी कौन से चैप्टर को लिखे हैं, ये आपका लिखे कौन से चैप्टर को, ये आपका लिखे है एन एपिटाफ को, एन एपिटाफ चैप्टर को ये लिखे कौन, वाल्टर डिलामेयर जी। और बच गया ये एंटोन चेकअप जो है, एंटोन चेकअप कौन से चैप्टर को लिखे है, तो ये एंटोन चेकअप लिखे है कौन से चैप्टर को, अ मैरिज प्रपोजल को, अ मैरिज प्रपोजल को कौन लिखे है, मैरिज प्रपोजल लिखे एंटोन चेकअप।
तो आपका 10 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर में है। 11 नंबर जो प्रश्न है कि हिंदी से है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना। दो प्रश्न हो सकते थे, हम एक ही क्वेश्चन में लिख दिए हुए कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन। देखिए सबसे ज़्यादा इसको टाइप करने में लगा है टाइम, क्योंकि इस टाइम हिंदी और इंग्लिश एक साथ ही आना चाहिए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइप किया। आपको ध्यान से पढ़ते चलिए। तो इसमें अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन जाएंगे, ये आप लेखक है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, ये भी है, दोनों क्वेश्चन है। तो ए में दिया हुआ है क्या, ए में है कि नामवर सिंह, बी में है कि रामधारी दिनकर, सी में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में है कि रामचंद्र शुक्ल। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है वो नामवर सिंह नहीं होगा, क्योंकि नामवर सिंह जो है कौन से चैप्टर को लिखे हैं, नामवर सिंह लिखे हैं कौन से चैप्टर को, ये लिखे है प्रगीत और समाज को, प्रगीत और समाज को, प्रगीत और समाज को कौन लिखे, प्रगीत और समाज को लिखे कौन, नामवर सिंह। और ये आपका ये जो रामधारी दिनकर ये कौन से चैप्टर लिखे, ये आपका लिखे अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कौन लिखे हैं, तो आपका रामधारी दिनकर जी अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, ये तो इसमें कोई चैप्टर लिखे ही नहीं है। जो रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं लिखे, यानी बच्चेगा अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हो जाएगा, रामधारी दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है। इंग्लिश से जो प्रश्न है कि 12 नंबर, अ पिंच ऑफ स्नफ रिटेन बाई, अ पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी खैनी को कौन लिखे हैं, ये में कि एंटोन चेकव, ए में है कि एंटोन चेकव, बी में है कि जर्मन ग्रीर और सी में है कि टी.एस. एलियट और डी में है कि नॉन ऑफ दीज, यानी अ पिंच ऑफ स्नफ इसका हिंदी होता है कि एक चुटकी खैनी। क्या हिंदी होता है इसका, हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। इसको लिखे कौन है, जो इसका लिखे एक पिंच ऑफ स्नफ जो लेखक है, जो राइटर है, जो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपका ये एंटोन चेकव। जानते हैं एंटोन चेकव कौन से चैप्टर लिखे हैं, ये लिखे आपका वही एंटोन चेकव अ मैरिज प्रपोजल को। जो जर्मन ग्रीर है ये लिखे कौन से, इसका लिखे अ चाइल्ड इज बोर्न को लिखे, अ चाइल्ड इज बोर्न को कौन से चैप्टर लिखे, ये आपका लिखे कौन, जर्मन ग्रीज इसको लिखे है। लेकिन आपका ये इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ को कौन लिखे। तो पिंच ऑफ स्नफ को जो लिखे है वो आपका लिखे कौन, और पिंच ऑफ स्नफ के जो लिखने वाले हैं मनोहर माल गोयनकर है, मनोहर माल गोयनकर। जो आपका ये आपका कितना थर्ड चैप्टर है, तीसरा नंबर है चैप्टर है। तो इसमें शायद ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर माल गोयनकर। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। ये आपका हिंदी से है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। आपको पता है ये कौन से चैप्टर से, बताइए आप लोग। ये जो है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, ये चैप्टर से आपका बात किया जाए तो ये आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर से पूछा गया है। अर्धनारीश्वर चैप्टर से, जिसको रामधारी दिनकर जी लिखे हुए हैं। ये बहुत ही, इससे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सवाल नहीं पूछा था, हमेशा इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर बुद्ध और महावीर में ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। एक में है कि संन्यास लेने का, बी में कि भिक्षुणी होने का, सी में है कि पति के त्याग का और डी में कि इनमें से कोई नहीं का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, बुद्ध और महावीर ने नारियों को एक ही अधिकार दिया था, वो दिया था भिक्षुणी होने का। भिक्षुणी होने का अधिकार बुद्ध और महावीर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए आपका पति के त्याग का नहीं दिया था, इनमें से कोई नहीं का नहीं दिया था, संन्यास लेने का नहीं दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न में चले। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है। इंग्लिश से जो प्रश्न है कि मेंस पावर इज डैश व्हेन ही इज गुड फॉर्चून फॉल्स, यानी इसका हिंदी हुआ कि ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सी है। कहाँ से है ये आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से आपका ये लिया गया है। इसमें क्वेश्चन में क्या है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि मेंस पावर इज डैश व्हेन ही इज गुड फॉर्चून फॉल, या हिंदी हुआ मानव की क्षमता क्या है, मानव की जो क्षमता यानी मानव की शक्ति है वह क्या है जब उसका अच्छा किस्मत रहता है। तो इसमें बतानी है। एम फीबल यानी कमज़ोर, फीबल का हिंदी क्या होता है, फीबल का हिंदी होता है आपका कमज़ोर, और आपका और इसमें कि स्ट्रॉन्ग का हिंदी होता है मजबूत, और सी में कि मीडियम यानी माध्यम, और डी में कि नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। इसका नॉन ऑफ दीज जब भी लिखा हुआ तो इसमें समझिएगा कि इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं इसका लिखा हुआ है, ये आपको समझ जानी है। तो इसमें कि मेंस पावर इज डैश व्हेन हिज गुड फॉर्चून फॉल्स, मानव की क्षमता क्या है जब उसका अच्छा किस्मत रहता है। जब उसका अच्छा किस्मत रहता है मानव की जो क्षमता होती है क्या, वो हमें फीबल रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका रहती है, ऑप्शन नंबर ए जिसका हो जाएगा राइट आंसर। जब उसका अच्छा किस्मत चले, कोई भी किस्मत रहता है उसका हमेशा फीबल बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और जब उसका अच्छा किस्मत चलता है तो उसको ज़्यादा रोक नहीं पड़ता है, और बुरा किस्मत चलता है तो उसको खत्म नहीं कर सकता।
आपका ये अगला प्रश्न है 15 नंबर की तेरी कुरबाई हो गई, यह किस कहानी से संबंधित है। तेरी कुरबाई हो गई यह कौन सी कहानी से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि ये लहना सिंह कहता है किससे, सुबदागरे से कहता था। कौन से चैप्टर का, तो ये कहा था आपको उसने कहा था। कहानी का नाम था क्या, उसने कहा था। जो आपका दूसरा कहानी है जो हिंदी आपका है दिगंत भाग 2 है, उसमें दूसरा कहानी है कि उसने कहा था। तेरी कुर्बानी हो गई है, यह किस कहानी से संबंधित है। तो ये कहानी देख सकते हैं, उसने कहा था, कहा है यहाँ पे है उसने कहा था, यह इस कहानी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जूठन, जूठन कौन लिखे है, जूठन को लिखे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। जूठन कौन लिखे हैं, जूठन को लिखे आपका ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन पाठ को लिखे हैं। तो सिपाही के माँ को कौन लिखे, सिपाही के माँ को जो लिखे है वो लिखे आपका ये मोहन राकेश जी, मोहन राकेश जी कौन से चैप्टर लिखे हैं, ये मोहन राकेश जी लिखे हैं सिपाही की माँ को। और रोज पाठ को सच्चिदानंद यानी अज्ञे जी लिखे हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न इंग्लिश से है। इंग्लिश से जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि जॉन डन इज अ डैश पोएट, यानी जॉन डन जो है, जो स्वीटेस्ट लव आई नोट को जो लिखे जॉन डन है वह कैसे पोएट है। जॉन डन एक डैश कवि थे, यानी इसका हिंदी हुआ कि जॉन डन कैसे कवि थे और किस प्रकार के कवि थे। ए में दिया हुआ है कि रोमांटिक पोएट, ए में दिया हुआ रोमांटिक पोएट, बी में है कि मेटाफिजिकल, सी में है कि ए एंड बी यानी रोमांटिक पोएट और मेटाफिजिकल दोनों थे, कि डी में कि नॉन ऑफ दी यानी इनमें से कोई नहीं। तो जॉन डन इज अ डैश पोएट, इसका जवाब और कमेंट में देनी है कि जॉन डन इज अ डैश पोएट, जॉन डन कैसे कवि थे। तो जॉन डन जो थे कैसे कवि थे बताइए आप लोग। तो जॉन डन थे आपका रोमांटिक पोएट नहीं थे, ए और बी दोनों नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, वो क्या थे मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक कविता के वे प्रणेता माने जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर में है। 17 नंबर जो प्रश्न है कि किस पाठ में यह युक्ति आई है, किस पाठ में। आपको कितना देखना है, आपको 50 प्रश्न को आपको देख के चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, तो आपको मज़ा भी आता होगा हिंदी और इंग्लिश पढ़कर। तो इसमें है कि किस पाठ में यह युक्ति आई कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। आपको याद आया, नहीं याद है, ये उसने कहा था, हमें बात किया जा रहा था, जब किस समय बात किया जा रहा था कि जब लहना सिंह जब मरने वाला होता है तो कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले जो स्मृति होती है वो बहुत साफ हो जाती है, उसी समय यह कहता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, एक में है कि सुखमय जीवन से, बी में है कि बुद्धू के कांटा से, सी में है कि उसने कहा था, और डी में भोगे हुए दिन। कहाँ से लिया गया है, तो किस पाठ में यह युक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह लिया गया है। यह लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है पर उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपुल ऑफ डैश, यानी इसका है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, यानी दबा हुआ महसूस कर रहे हैं कहाँ के लोगों के प्रति, यानी जो होता है ना कोई जिसे हम पर इतना उपकार कर जाता है वो उसको दबा हुआ महसूस करने लगते हैं, तो वह कहाँ के लोगों के प्रति ये महसूस कर रहे हैं, कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स कर रहे हैं ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपुल ऑफ डैश, कहाँ के लोगों के प्रति। तो एक में दिया हुआ है कि एक में इंडिया है, बी में दिया हुआ है अमेरिका, सी में है इंग्लैंड और डी में है कि नॉन ऑफ दीज। कहाँ के लोगों के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, तो ओबियसली बात है कि आपका इंडिया के लिए ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से ही थे। तो ऑप्शन नंबर ये होगा इसका राइट आंसर। आपका अमेरिका नहीं होगा, इंग्लैंड नहीं होगा और नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर जो है जो आपका हिंदी से है। हिंदी से जो प्रश्न है वह यह है कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है किस विधा की रचना है बताइए आप लोग, बातचीत क्या है। ए में दिया हुआ है आलोचना, बी में है गीत, सी में है शोध और डी में है कि निबंध। बातचीत क्या है, जो बातचीत जो है आपका क्या है बताइए आप लोग। बातचीत जो सबसे पहला हमारे हिंदी का चैप्टर है वो क्या है, तो बातचीत आलोचना नहीं है, आपका गीत नहीं है, शोध नहीं है, बातचीत क्या है वो आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका होगा राइट आंसर। तो चलिए आपका भी जवाब यही होगा। और चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर में है जो इंग्लिश से है। यह 20 नंबर जो प्रश्न है कि डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे कौन, बताइए आप लोग। ये आपका 20 नंबर प्रश्न जो सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वही से लिया गया है कि वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, यानी राजनेता, यानी क्या होता है पॉलिटिशियन का हिंदी होता है राजनेता से अधिक, और स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता, राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता कौन थे। ए में दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी, सी में दिया हुआ है कि सीगा नोया और डी में दिया हुआ है कि एंटोन चेकब। तो डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता कौन थे, तो ये थे आपका कौन, ये थे आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका होगा राइट आंसर। ऊपर डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, सीगा नोया नहीं थे, एंटोन चेकब नहीं थे। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर में जो है वह यह प्रश्न में बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो थे, जो सबसे पहला नंबर चैप्टर बातचीत वाले के लेखक है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए में है कि प्रताप, बी में कर्मवीर, सी में है कि हिंदी प्रदीप, डी में है कि ज्योत्साना। कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला, तो मासिक पत्रिका निकाला प्रारंभ किया था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 निकाला प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर में है। 22 नंबर प्रश्न है कि इंग्लिश से है, वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी कौन संतुष्ट थे, यानी सेटिस्फाइड थे, कैसे, कौन एक छोटे से गांव से ही खुश थे, कौन थे वे जो एक छोटे से गांव से ही खुश थे। ये आपका सबसे पहला चैप्टर जो है, सबसे पहला चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही आपका लिया गया है। इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 से ही है कि वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, कौन एक छोटे से गाँव से ही खुश थे। ए में है कि रोमन्स, बी में है कि एंसेस्टर्स, सी में है कि जर्मन्स और डी में है कि नॉन ऑफ दीज, यानी रोमन्स, यानी रोमन्स जो रोमन्स के वे खुश थे, कि एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज थे वे खुश थे, कि डी में है, सी में है कि जर्मन्स, या डी में है कि नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो वी आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी कौन एक छोटे से गाँव से खुश थे, तो वे थे हमारे एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज लोग थे वही कहते थे कि हम शहर में नहीं जाएंगे, हम गाँव में ही रहेंगे, गाँव में खेती वेती करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। यानी 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 23 नंबर में है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ए में है कि एडिसन ने, बी में है कि बेन जॉनसन, सी में है कि स्पेंसर, डी में है कि मिल्टन। बोलने से ही मनुष्य के जो रूप का साक्षात्कार होता है, ये आपको कौन कहते हैं। बहुत भैया ये बहुत बार ये पूछा गया है, इसका कोई गिनती नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है और पूछे भी जा सकते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो ये जो होगा, देखिए बॉस से बोलने और बोलने से हो जाएगा बेन जॉनसन। आपको ट्रिक याद रखनी है, जो शुरू में है वही शुरू में होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एडिसन है वो, एडिसन मानते थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये कौन मानते थे, एडिसन मानते थे। और स्पेंसर नहीं होगा, मिल्टन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 23 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पर है वो इस प्रकार 24 नंबर प्रश्न जो है इंग्लिश से है कि सिविलाइजेशन क्या है आपका। इसमें पर सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स मी, यानी सभ्यता हमें एक दूसरे के प्रति डैश रहना सिखलाया है। सभ्यता जो हमारे सिविलाइजेशन है वो हमारे एक दूसरे के प्रति क्या रहना सिखलाई है। ए में दिया हुआ है कि इनेमी यानी दुश्मनी, बी में है कि एंग्री यानी गुस्से, सी में है कि फ्रेंडली यानी मित्रवत और डी में कि नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स मी, यानी सभ्यता एक दूसरे के प्रति डैश रहना सिखलाए। क्या हम सभ्यता सिखलाए एक दूसरे के प्रति अपने दुश्मनी की भावना रखना, कि बी में कि एंग्री यानी गुस्से की भावना रखना, कि सी में कि फ्रेंडली यानी मित्रवत रहना और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो हमारा सिविलाइजेशन जो है वो हम लोगों के प्रति क्या रखना सिखाई है, फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण रहना सिखलाई है। क्या हम लोग मित्रतापूर्ण रहना सिखलाई है हमारे सिविलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा राइट आंसर। तो अब चलिए अगला प्रश्न का 25 नंबर है। हम लोग को याद रखनी है, 50 प्रश्न रखनी है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो इसमें है कि 25 नंबर प्रश्न हिंदी से है कि कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है करबक पाठ से। करबक पाठ से लिया गया है कि झांसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। झांसी ने रत्नसेन और वो पद्मावती के कथा को किसके द्वारा सींचा। ए में कि अपने आंसुओं से, बी में गंगा जल से, सी में प्रेम से और डी में कि इनमें से कोई नहीं। झांसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा, तो ये अपने आंसुओं से सींचे थे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो होगा आपका इसमें से राइट आंसर। गंगा जल से नहीं, प्रेम से नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी 25 नंबर प्रश्न राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न में क्या देखते हैं। नंबर प्रश्न आपका इंग्लिश से है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, जो कौन से चैप्टर को लिखे थे भारत इज माई होम करने, जो भारत इज माई होम का जो चैप्टर है वो एक स्पीच जो भाषण दे रहे थे। तो यानी प्रेसिडेंट कब बने थे। ए में दिया हुआ है कि 1966 में, बी में है कि 1966 में, सी में 1968 में और डी में है 1969 में। तो कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे तो 1937 में बने, 1967 में बने थे। और इनकी मृत्यु 2 साल ही पहले, 2 साल बाद हो गई थी। यानी 1969 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी 2 साल ही वे प्रेसिडेंट पर पद पर रहे हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न है कि 27 नंबर प्रश्न झांसी यानी कहाँ से लिया गया है, तो आपका करबक चैप्टर से लिया गया है कि कहाँ से,
करबक चैप्टर से लिया गया है, जिसको लिखे कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी, यानी वही उसको ही शॉर्ट में जायसी कहते हैं। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी जो थे हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ए में है कि ज्ञान मार्गी शाखा से, बी में है कि प्रेम मार्गी शाखा से, सी में है कि कृष्ण मार्गी शाखा से, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जायसी जो हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी आप जानते होंगे कि देखिए किस सब के जुड़े थे? प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रेम मार्गी शाखा से जायसी जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है कि इंग्लिश जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि इन विच ईयर वॉल्ट विथमैन डाइड? वॉल्ट विथमैन का मृत्यु कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत VVI है, बहुत बार पूछा गया है कि इन विच ईयर यानी कौन साल वॉल्ट विथमैन जो आपका कौन से वो लिखे, जो आपका ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो लेखक है, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो आपका लेखक है जो वॉल्ट विथमैन, उसका ही पूछा जा रहा है कि उनका मृत्यु कब हुआ था। ए में है कि 1890 को, बी में 1892 को, सी में 1893 को, डी में 1894 को। कब हुआ था वॉल्ट विथमैन जो मृत्यु हुआ था वो आपको होता 1892 को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका ये 29 नंबर है, हिंदी से है, और इसमें है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़का का नाम क्या था बताइए आप लोग। सूबेदार हजारा सिंह जो आपका एक से लिया गया है, तो आपका लिया गया उसने कहा था से, उसने कहा था जो आपका चैप्टर है उसने कहा था वही से ये लिया गया है। क्या लिया गया है? तो ये लिया गया है सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम था। जो एक सूबेदार देखिए लाना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था, उससे बड़े थे सूबेदार। तो सूबेदार का जो लड़के यानी उनके बेटे के नाम था वो क्या था? उनका नाम एक में है बोधा सिंह, बी में किरत सिंह, सी में है सागर सिंह, डी में है मान सिंह। क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह जो लड़के का नाम था वो था आपका बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। जो आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो आपका इंग्लिश से अगला प्रश्न है। इंग्लिश 30 नंबर में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन वो लॉन्ग यानी लंबे समय तक जुड़े रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देख सकते हैं आपको इंग्लिश के हिंदी भी दिए हुए ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक लंबे समय तक किससे जुड़े थे बताइए आप लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक लंबे समय तक किससे जुड़े हुए थे? ए में कि एजुकेशन यानी शिक्षा से, बी में कि बिजनेस, सी में कि आर्ट्स यानी कला, डी में कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ये बिजनेस यानी व्यवसाय से, तो इसका हिंदी बिजनेस का हिंदी व्यवसाय होता है, और आर्ट्स यानी कला। किससे जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तो बहुत लंबे समय तक जुड़े थे। किससे? एजुकेशन से जुड़े थे, एजुकेशन से। तभी ये क्या जाके बने, क्या ये बने बाद में प्रेसिडेंट, और इससे पहले वे गवर्नर भी रह चुके थे। तो कितने बने थे प्रेसिडेंट? तो 1967 में बने थे, और ये 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हिंदी से है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार जो आपका एडिसन जी जो वो क्या मानते हैं उनका अनुसार असल बातचीत वो कितने लोगों के बीच हो सकती है? जो बहुत बढ़िया बातचीत, जो सबसे अच्छा बातचीत हो सकती है वो कितने लोगों के बीच हो सकती है? इनमें दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो आप जानते हैं कि जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं, ऐसा बताया गया है बातचीत चैप्टर में। तो यानी उसके अनुसार जो है एडिसन के अनुसार असली बातचीत जो होगा वो 2 लोगों के बीच ही होती है। 3 लोग होगा तो अरे ये जो ऐसा वैसा बात होगा कुछ काम की बात तो होगा नहीं, बस अजूल फजूल की बातें होगी, जैसे वो कुछ प्राइवेट बात होगा तो वो नहीं कहेगा, यानी कोई खुल के बात नहीं हो पाएगी। यानी जब 2 लोग होंगे तभी खुल के बात होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है 32 नंबर की। फेरस वेयर रूलर्स ऑफ एशियस डैश फेरस कहाँ के प्राचीन शासक थे? आपको ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रसिया के, ऑप्शन नंबर ए है आपका रसिया, बी में है कि इजिप्ट, सी में है कि इंडिया और डी में कि ग्रीस। यानी जो आपका फेरस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश पे यानी जो फेरस थे वो कहाँ के प्राचीन शासक, पुराने शासक वे कहाँ के थे? तो आपका रसिया का नहीं होगा, आपका ये इंडिया का यानी भारत का भी नहीं होगा, ग्रीस का भी नहीं होगा क्या? इजिप्ट यानी मिस्र का। जो मिस्र के शासक कौन थे? फेरस थे, जो मिस्र के शासक थे। ये आपका VVI प्रश्न है जो आपका ये 2024 में भी पूछा गया था। कितने में? 2024 में भी पूछा गया था, आपको भी 2025 में भी पूछने के लिए हल्का मचाने के लिए रेडी है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसको ले लिए
लिए है। और 33 नंबर जो प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? जो आपका तो उसने कहा था, पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, तो मूल निवास इनका कहा था। एक में है कि लखनऊ वाराणसी, बी में है कि एक में है लखनऊ वाराणसी, बी में है कि सिमरिया बेगूसराय बिहार, और सी में है कि गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, डी में है कि जयपुर राजस्थान। यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास कहा था, तो इनका मूल निवास सबका लखनऊ वाराणसी नहीं होगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार नहीं होगा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, होगा क्या? तो जयपुर राजस्थान जो होगा इनका भी बिल्कुल भी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर जो प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि इन the first line of the poem Song of Myself is the dash, यानी Song of Myself का पहले लाइन में किसके बारे में कहा गया है? जो Song of Myself का जो कुछ लाइन होती है जो इसमें लिया गया था आपका पोएट्री, जो आपका है पोएट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 2 था Song of Myself, चैप्टर नंबर 2 था Song of Myself, उसमें ही था कि जो सबसे पहला जब शुरुआत होता है तो किस लाइन से शुरुआत होता है? तो वह जो पोएट होते हैं, जो कौन वर्ल्ड विथमन जीत होते हैं, वो किसके बारे में सबसे पहला लाइन में कहते हैं? एक में पोएट यानी अपने कभी अपने बारे में, सी में ड्राइवर के बारे में कहते हैं, कि डी में कि पायलट के बारे में कहते हैं, कि डी में पुलिस के बारे में, किसके बारे में कहते हैं? जो कवि जॉर्डन जी जो है, जॉर्डन नहीं वर्ल्ड विथमन जी जो है, किनके बारे में कहते हैं सबसे पहला लाइन में? जो सबसे पहला लाइन में वो खुद के लिए कहते हैं कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, यानी मैं अभी 37 साल का हूँ और अभी स्वस्थ हूँ, और मैं खुद ही गाता हूँ और खुद ही इंजॉय करता हूँ, इसे बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर जो है वह हिंदी से है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, इसका जवाब तो कमेंट में करनी है आपको कमेंट में इसका जवाब लिखना है, क्योंकि ये बहुत वीआई प्रश्न है। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग को कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब कमेंट से में लिखिएगा। चलिए हम अगला इसका जवाब को कमेंट में ही देना है, हम आंसर अभी नहीं बताएंगे, तो हम कमेंट में ही आपको बता देंगे। चलिए अब 36 नंबर जो प्रश्न है वह देखते हैं कि द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश का जो है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज कहाँ से लिया गया है? बताइए आप लोग, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और हाँ, याद करके क्वेश्चन का जवाब आप लिख दीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें है कि तो एक में दिया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी द लाइन यानी होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी मेरा आशा है कि मैं मरने तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ, यह कहाँ से लिया गया है? ए में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, बी में है कि द सोल्जर से, सी में है कि द फायर हिम से, और डी में है कि नॉन ऑफ दिस से। कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से यह कहाँ से लिया गया है? तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह 37 नंबर प्रश्न है, वह हिंदी से है कि हिंदी से जो प्रश्न है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है यानी रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हैं, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? सारी जगह पर किस लिए जाने जाते हैं? ए में है कि साहित्यिक रचना के लिए, बी में है कि संगीत के लिए, सी में है कि मूर्ति निर्माण के लिए, और डी में है कि उपन्यास लेखन के लिए। किस लिए जाने जाते हैं दिनकर जी, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी वे संगीत के लिए, यानी संगीत में तो करते नहीं, तो संगीत के लिए तो प्रसिद्ध नहीं है, मूर्ति निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अब जान सकते हैं कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बच गया, तो इसका ही राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि साहित्य रचना के लिए ही प्रसिद्ध है कौन? दिनकर जी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। अब चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न आप देख लिए। अब इंग्लिश से है 38 नंबर प्रश्न आप इंग्लिश से है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम द पोएम, कहाँ से लिया गया है? एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम द पोएम कहाँ से लिया गया है? तो इसका लाइन पहचानने का ट्रिक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम द पोएम कहाँ से लिया गया है? ए में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, बी में कि ऑड टू ऑटम से, सी में है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, और डी में द सोल्जर से। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम द पोएम कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है, एंड ये आपका कहाँ से लिया गया? एंड नाइटिंगेल इज डम, यानी नाइटिंगेल जो है यानी बुलबुल जो है वह चुप है, और ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, इसको WH ऑर्डन जी इसका लेखक है, WH ऑर्डन जी क्या है? इसके लेखक है। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये 39 नंबर जो प्रश्न में है कि लहना सिंह किस पद पर था? हमने बताया था कि लहना सिंह किस पद पर था, तो आपको याद होगा, नहीं तो अभी बता देंगे। लहना सिंह किस पद पर था? तो ए में दिया हुआ है सूबेदार के, बी में के मेजर के, सी में के जमादार के, और डी में के इनमें से कोई नहीं। यानी लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार पद पर नहीं था, क्योंकि सूबेदार के पद पर थे हजारा सिंह। सूबेदार के पद पर कौन थे? सूबेदार के पद पर थे वे हजारा सिंह, हजारा सिंह सूबेदार के पद पर थे। तो लहना सिंह किस पद पर थे? लहना सिंह थे जमादार के पद पर, यानी जमादार लहना सिंह। यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर।
तो चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर जो है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। आपका हिंदी से ही आ गया, इंग्लिश से आना चाहिए था। तो इसमें है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ए में है कि उसने कहा था, बी में है रोज, सी में है सुखमय जीवन और डी में इनमें से कोई नहीं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो हमने बताया था कि लहना सिंह उसने कहा था जो आपका कहानी है उसका ही पात्र है आपका लहना सिंह, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये वो होगा राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न आपका 42 नंबर जो है इंग्लिश से है। इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि हु इज़ डम्ब इन द पोएम, यानी इस कविता में कौन चुप है। इस कविता में कौन चुप है, यानी इस कविता आपको बड़ी जब इसे लिखा रहेगा कौन सी कविता है। तो इस कविता यानी इस कविता का नाम क्या है। कविता का नाम आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में बोला जा रहा है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट या नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये कविता है नाम है और इसे ही लिया गया है। तो इसमें जाए कौन चुप है, तो जो नाइटिंगेल जो है वो आपका चुप है और एंजल विल नोट कर और परिया भी नहीं आने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सुखमय जीवन किसकी कीर्ति है, यानी क्या है आपका सुखमय जीवन किसकी कीर्ति है। सुखमय जीवन किसकी कीर्ति है। ए में है गुलेरी जी की, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। बी में है जयप्रकाश नारायण जी की और यहाँ पर सी में है कि भगत सिंह के और डी में इनमें से कोई नहीं। सुखमय जीवन किसकी रचना है बताइए। सुखमय जीवन जो है वो आपका किसकी रचना हो जाएगा। तो सुखमय जीवन जानते हैं कि गुलेरी जी की ही रचना है, वो आपका जयप्रकाश नारायण जी की नहीं है, भगत सिंह जी की नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं जी। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो गुलेरी जी की ही रचना है। और बुद्धू का कांटा भी इनकी रचना है, इनकी गुलेरी जी की, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर जो प्रश्न है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, यानी गांधी जी कब मृत्यु, यानी गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी हैंड्स एंड फैनेटिक के हाथों, यानी गांधी जी की मृत्यु कट्टरपंथियों के हाथों कब हुई थी। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी कट्टरपंथियों के हाथों। एम है कि 31 अक्टूबर 1984, बी में है कि 15 अगस्त 1947, सी में है कि 30 जनवरी 1948, डी में है कि 26 जनवरी 1950, यानी गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। गांधी जी की मृत्यु कट्टरपंथियों के हाथों कब हुई थी, तो ये कब हुई थी 30 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर में है कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 से 1948, यानी भारतीय राजनीति पर कौन 1915 से 1948 तक हावी रहे। बताइए इसका राइट आंसर कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, भारतीय राजनीति पर कौन 1915 से 1948 तक हावी रहे। इनमें जर्मन गिरी कौन से चैप्टर को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखे कौन से चैप्टर को, तो अचाइली बोर्न को लिखे। सिगानोया कौन से चैप्टर को लिखे, सिगानोया कौन से चैप्टर लिखे बताइए आप लोग। तो सिगानोया जो है वह कौन से चैप्टर को लिखे, सिगानोया आपका एक ही चैप्टर लिखे हुए कौन से चैप्टर लिखे है, वह है आपका द आर्टिस्ट। और पर्लेसबर्ग जो है वह कौन से चैप्टर लिखे है, तो पर्लेसबर्ग ये आपका लिखे है हाउ फ्री इज द प्रेस। और एंड्रो चेकअप जो है वो कौन से चैप्टर लिखे है, तो ये लिखे है ऑफ मैरिज प्रपोजल। तो इसमें है कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 से 1948 तक कौन हावी रहे थे, तो ये रहते कौन, ये रहे थे आपका ये महात्मा गांधी, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपका ये हावी रहे थे, आपको ये याद कर लेनी है। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 47 नंबर जो प्रश्न है कि जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया। क्वेश्चन है कि जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया, ये कहाँ से है, तो ये आपका उसने कहा था से लिया गया है। उसने कहा था जो कहानी है जब लहना सिंह जो मारता है जर्मन लफ्टन को, तो किसने मार गिराया, तो हमने बता दिया कि जर्मन लफ्टन को कौन मार गिराया था, उनको मार गिराए थे लहना सिंह जर्मन लफ्टन को मार गिराए थे। वज्रा सिंह नहीं गिराए थे, बोधा सिंह नहीं, सूबेदार सिंह नहीं, ये सब नहीं गिराए थे। लहना सिंह जो है वह जर्मन लफ्टन जो भेष बदल कर आया था, किसको, तो वे भेष बदल कर आया था क्या, सबको मारने के लिए जो आया था, तो उसको लहना सिंह क्या किया था, पहचान लिया। लफ्टन साहब का वह भेष बना कर आया था जो बहरूपिया था, तो वो। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर जो है इंग्लिश से है कि वाज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता कौन थे, तो यह प्रश्न हो चुका है जो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न आपका 49 नंबर में है कि लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था। लहना सिंह का जो सिर था यानी किसकी गोद में लेकर बैठे हुए थे, तो लहना सिंह का सिर ए में है बोधा सिंह, सी में है वज्रा सिंह, डी में है कि हजारा सिंह और डी में दुर्गा सिंह। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था, तो लहना सिंह का जो सिर था वह वजीरा सिंह की गोद में था। जब उनका मृत्यु का समय होता तो वह
वजीरा सिंह की गोद में लैला सिंह की मृत्यु होती है। और अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है कि ये कोई 50 नंबर जो प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न में ये बोला जा रहा है 50 नंबर की, हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। यानी हु सेड द पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। यानी कौन कहते हैं, हु सेज दैट, कौन कहते हैं हमारा कल जो है, हमारा जो बीता हुआ समय है वह मरा नहीं है और ना ही क्या है वह स्थिर है, वह जिंदा है और गतिशील है। ए में है महात्मा गांधी, बी में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और डी में नन ऑफ दीज। कौन कहते हैं कि पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये कहते हैं आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो अब चलिए अब आपको ये 50 प्रश्न हमने बता दिए हुए, आप कितना सही कर पाए कमेंट में लिखिए। और आपको ये अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा, आपको कैसा लगा आज का क्लास, हिंदी और इंग्लिश पढ़ के मज़ा आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइए।